बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और एसिटिलीन के हवाले से हमने बात की थी कि एसिटिलीन जो है वो जिन सिलेंडर्स में रखी जाती है उनमें फायर ब्रिक्स होती हैं और उनके अंदर एसीटोन भी होता है ताकि उसको मॉडरेट किया जा सके। तो मुख्तलिफ किस्म के सिलेंडर में इसको रखा जा सकता है जहाँ पर ये महफूज हो सके। अ, अब आगे चलते हैं सिंथेसिस ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका ये है कि हम कार्बन लेते हैं, प्योर को कोयला जिसको आप कह लें। कार्बन को हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, उसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं चूना और कैल्शियम कार्बन, तो फिर हमें कैल्शियम कार्बाइड मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो फिर वाटर के साथ जब उसका रिएक्शन कराया जाता है तो हमें एसिटिलीन गैस हासिल हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन है इसके ज़रिए हम एसिटिलीन को तैयार करते हैं, फिर इसको हम सेव करके मुख्तलिफ पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है एसिटिलीन का कि हमें पता है कि एसिटिलीन सी डबल बॉन्ड, यहाँ पर इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है जो sp ऑर्बिटल के मिलने से बनता है। अब इस कार्बन के दो लूप्स हैं, एक sp ऑर्बिटल और दूसरा sp ऑर्बिटल। इसी तरह इस कार्बन के भी दो लूप हैं, एक sp ऑर्बिटल और दूसरा sp ऑर्बिटल। तो sp ऑर्बिटल ने मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना लिया और हाइड्रोजन ने दूसरे sp ऑर्बिटल के साथ मिलकर एक और सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो ये दो हाइड्रोजन आ गए और ये बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब रह गए इसके दो पाई बॉन्ड। तो अब यहाँ पर पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल, एक को आप पी वाई कह लें और पर्पल वाले को आप पी जेड कह लें। तो इस तरह ये जो दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल के मिलने से बनता है। अब ये एक सिलेंडर की शेप हो जाती है, क्योंकि ये जो दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल, ये आपस में मिक्स भी हो जाते हैं। तो इस वजह से ये एक सिलेंडर टाइप शेप हो जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो जस्ट लाइक अ सिलेंडर इस तरह की हालत में आ जाता है। तो सी और एच के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, सी और सी के दरमियान पहला सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इसमें बॉन्ड लेंथ, ये इथेन है, ये इथीन है और ये इथाइन है। तो जब कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड्स हो और कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड ना हो तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा, जब पहला से पाई बॉन्ड बनता है तो हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी s कैरेक्टर इंक्रीज होता है, s ऑर्बिटल का कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो पाई बॉन्ड डिक्रीज होके 1.3 पे चला जाता है। इसी तरह जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो s कैरेक्टर में और इजाफा हो जाता है, तो जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड डिस्टेंस है वो और कम हो जाता है। तो 1.54, 1.3 एंड 1.2, जैसे जैसे सिंगल से डबल और डबल से ट्रिपल की तरफ जाते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है। अच्छा, इसी तरह चूंकि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस वजह से कार्बन और हाइड्रोजन दरमियान भी थोड़ा सा फर्क आता है बॉन्ड लेंथ का। और बॉन्ड लेंथ इसमें अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.09 होती है, अल्कीन में 1.08 हो जाती है और अल्काइन में 1.06। तो ये डिपेंड करेगी, थोड़ा बहुत चेंज होगी, लेकिन ये रेंज तकरीबन इतना ही इसमें रहेगी। अच्छा, एसिडिटी ऑफ अल्काइन, हमें पता है कि अल्काइंस जो हैं चूंकि उसमें टर्मिनल हाइड्रोजन अगर मौजूद हो, जैसे सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी और फिर आर, तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो भी चीज़ प्रोटॉन देती है वो एसिड हो जाती है। तो टर्मिनल हाइड्रोजन की वजह से जो अल्काइंस हैं वो भी कुछ एसिडिक हो जाते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि अल्काइंस जो हैं वो थोड़े से एसिडिक होते हैं। जब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, यानी एसिटिलीन में से हाइड्रोजन निकल जाए, तो ये कहलाता है एसिटालाइट। याद रखिएगा, एसिटिलीन में से एक हाइड्रोजन निकला और ये क्या कहला रहा है, एसिटालाइट। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है NH2 के जरिए हो सकता है, लेकिन OH और RO के जरिए आमतौर पर नहीं होता। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से इसमें मजीद इसके स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है। अब पहले आप अगर थोड़ा गौर से देखें, दोबारा से उसी चीज़ पर आ जाते हैं। देखें, ये है इथेन।
अल्केन है, ये है इथीन, ये अल्कीन है, और ये है इथाइन अल्काइन। अब दो दो कार्बन है और उसी हिसाब से यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अब हुआ क्या कि ये सब प्रोटॉन जी तो इसको यहीं से हम जरा कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो यहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि इथेन, इथीन और इथाइन। अब जब इसका कोई रिएक्शन करवाया जाए इथेन का, और इथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए, यानी H पॉजिटिव निकला, जब H पॉजिटिव निकलेगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये लोन पेयर यहाँ पर मौजूद रहा। अच्छा, इथेन जो है जब उसमें से हाइड्रोजन निकलता है तो उसमें उसकी pKa 50 आती है। जब इथीन में से एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसकी pKa 44 आती है। और जब इथाइन में से एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसकी pKa 25 आती है। तो पहले हम इन तीन को जरा डिस्कस करते हैं। pKa इथेन की 50 है, इथीन की 44 है और इथाइन की 25 है। मतलब ये कि अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो ऊपर से नीचे आते हुए जैसे जैसे pK कम होती है तो वो चीज़ ज़्यादा एसिडिक होती चली जाती है। जैसे ऊपर जो लिखे हुए हैं pK ज़्यादा है तो वीक एसिड, और अगर नीचे की तरफ आए तो स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, अब वजह क्या है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, s कैरेक्टर 25% है। और हमें पता है कि अगर s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज़्यादा हो या s ऑर्बिटल की परसेंटेज ज़्यादा हो तो जो नेगेटिव चार्ज है वो दूर चला जाता है और प्रोटॉन आसानी से रिलीज नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब s कैरेक्टर कम हो, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस से दूर होता है और प्रोटॉन जो है वापस इस पे आसानी से लग सकता है। इसलिए pK की वैल्यू ज़्यादा है, यानी यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा लेकिन जल्दी वापस लग जाएगा। बल्कि इथेन में प्रोटॉन निकला लेकिन वापस जल्दी लग जाएगा। इथीन में थोड़ा सा कम देर से लगेगा, यानी प्रोटॉन निकला, पॉजिटिव निकला और वापस कम आएगा, क्योंकि s ऑर्बिटल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। और अल्काइन में 50-50 हो जाता है, यानी तो जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के और करीब हो जाता है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनता है तो होता ये है कि जो न्यूक्लियस है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है और H पॉजिटिव आसानी से वापस नहीं लगता। इस वजह से जो pKa है वो 44 से कम होकर 25 आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर दो और चीज़ों की उन्होंने बीच में डिस्कस की, जैसे अमोनिया, कि अगर NH3 में से प्रोटॉन निकले तो उसकी pKa 35 होती है, और अगर अल्कोहल में से H पॉजिटिव निकले तो उसकी pKa 16 होती है। अब यहाँ पर एक अलग फैक्टर है कि यहाँ पर नाइट्रोजन की वजह से है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन की वजह से स्टेबलाइज होता है, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन की वजह से स्टेबलाइज होता है। कि जब यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है तो ऑक्सीजन जो है वो इसको नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच कर रखता है। इस वजह से ऑक्सीजन के खींचने की वजह से H पॉजिटिव आसानी से नहीं मिलता और pKa जो है वो 16 से 18 के दरमियान होती है। अल्कोहल्स की pK 16 से 18 के दरमियान। आमतौर पर ये देखें, बात ध्यान में रखिएगा कि 16 से 18 की जो pKa है, 15, 16, 18 या इवन 12, 14 का भी आप कह लें कि ये जो pK होती है आमतौर पर न्यूट्रल तस्वीर की जाती है। लेकिन pKa का फायदा यही है कि जब हम मुख्तलिफ 4-5 चीज़ों की हमारे पास pKa मौजूद हो तो उसकी बुनियाद पर हम ये फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है उसकी एसिडिटी कम है और कौन से मॉलिक्यूल की ज़्यादा है। जैसा यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है तो आप कहेंगे सर इस कंडीशन में अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, जबकि जो अल्केन्स हैं वो सबसे कम एसिडिक। ठीक है, तो pKa की मदद से आमतौर पर ये एक रिलेटिव टर्म है, तो pKa की मदद से आमतौर पर हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के दरमियान एसिडिटी को हम बताते हैं। अच्छा, जो pH स्केल है उसके अंदर चीज़ें फिक्स होती हैं। pH स्केल 0 से 14 तक होता है। 0 से लेकर 7 तक जो चीज़ें हैं वो एसिडिक है। 7 जिनका pH होता है
वो न्यूट्रल तस्वर की जाती है, और 7 से 14 के दरमियान जो चीज़ें होती हैं वो बेस तस्वर की जाती है। तो पीएच में चीज़ें फिक्स होती हैं, लेकिन पीके में चीज़ें फिक्स नहीं है। पीके में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी पीके 80 हो, ठीक है, जैसे मीथेन गैस है, मीथेन गैस की पीके और ज़्यादा है, तो मीथेन गैस जो है वो कम एसिडिक है, जबकि इथेन ज़्यादा एसिडिक है। तो पीके में हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से आमतौर पर रिलेट करके मालूम करते हैं।